नमस्कार। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे दूरदर्शन के बेहद चहेते अपने कार्यक्रम बिहार बिहान में। मैं हूं राकेश और मैं हूं ऋचा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम बिहार बिहान में। दर्शकों, एक बार फिर से नई सुबह की शुरुआत हुई है और कहते हैं कि जब भी हर सुबह हम उठते हैं तो हमारे कई सारे सपने भी जागते हैं। मतलब कि हर रोज हर सुबह जब हम उठते हैं तो पूरे दिन भर की जो कार्य प्रणाली होती है वो हम तय करते हैं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या काम करना है, यानी कि पूरा काम निपटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि पर्यावरण जिस तरह से असंतुलन हो रहा है उसके लिए आप क्या प्लानिंग करते हैं? तो आप पाएंगे कि उसके लिए शायद ही आपकी भागीदारी इस समाज में देखने को मिलती है। और आज तो हम इसी पर चर्चा भी करने वाले हैं ऋचा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात का। और जैसे सुबह की शुरुआत हो जाती है ना, तो उसके बाद हमें और या फिर आपको किसी को भी ना एक प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है कि आखिर वो ऐसी कौन सी बात है जो हमें पूरे दिन मोटिवेट कर सकती है। आप घर से काम के लिए निकलते हैं, आपको क्या काम करना है आप उसके लिए सोचते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप बहुत कभी तकलीफ़ में भी होते हैं कि हम कुछ चीज़ों को बदल ही नहीं सकते। कभी होता है कि हम किसी इंसान को नहीं बदल सकते, कभी होता है कि हम उसके चरित्र पे ही सवाल करते हैं कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों में हम लड़ते भी हैं। उस लड़ाई के लिए हमें महापुरुषों के कहे गए जो कथन हैं उनको ज़रूर ध्यान से सुनना चाहिए कि आप हर इंसान को नहीं बदल सकते। आपको बदलाव के लिए पहले खुद को बदलने की ज़रूरत है। तो आइए इसी पर देखते हैं कि आज का अनमोल वचन क्या है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। हमारे बीच मौजूद है WRI इंडिया के कार्यक्रम प्रबंधक शशिधर कुमार झा जी। बहुत बहुत स्वागत सर हमारे खास कार्यक्रम में आपका। नमस्कार एवं धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि मैं WRI इंडिया से हूँ। WRI इंडिया एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बड़े बड़े आइडियाज़ को एक्शन में कन्वर्ट करती है और यह एक नेक्सस पे कार्य करती है जो इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और ह्यूमन वेलबींग का है। अभी WRI इंडिया लगभग 50 से ज़्यादा देशों में काम कर रही है और ये हम इन्वायरमेंट को बचाने के लिए और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को सही ढंग से यूटिलाइज़ करने के लिए कार्य कर रहे हैं। यानी कि पर्यावरण में जो असंतुलन हुआ है कैसे उसे समरूप लाया जाए, थिंक टैंक जो ये WRI इंडिया इस पर काम करती है। बिल्कुल। तो ये क्षेत्र आपने चुना, आपकी एजुकेशन प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई, कैसे? मेरी प्रारंभिक पढ़ाई बिहार से ही हुई। इसके बाद मैं इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से स्नातक किया। फिर मैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में है वहाँ से MSc की पढ़ाई किया, MSc इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। उसके बाद मैं PhD की डिग्री HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया हूँ जी। चूँकि WRI इंडिया के आप प्रोग्राम मैनेजर हैं तो थोड़ा सा विस्तार में ये जानना चाहेंगे कि WRI इंडिया मतलब कि है क्या और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस तरह ये काम करती है समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, कि संतुलन बना रहे हैं उन लोगों। जैसा कि मैं पहले ही बताया कि हम लोग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और एक थिंक टैंक है। हम लोग बड़े बड़े आइडियाज़ को एक्शनेबल पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि बिहार में हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे पे कार्य कर रहे हैं, जिसमें दो मेजर कंपोनेंट आता है, एक है एडप्टेशन, दूसरा मिटिगेशन। ये WRI इंडिया इसमें लीड पार्टनर है एडप्टेशन के लिए। हम लोग अभी बिहार के 5 क्षेत्रों में जो कि एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है, वाटर है, हेल्थ है एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इसके लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म रणनीति बना रहे हैं कि आगे कैसे कैसे क्लाइमेट चेंज होगा, किस रणनीति के साथ हमें चलनी चाहिए जिससे क्लाइमेट चेंज का प्रभाव आम जनजीवन पे और अलग अलग सेक्टर पे कम पड़े। बिल्कुल। ये आप जैसा कि आपने बताया था कि आप 10 साल से कार्यरत हैं, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं कि बिहार के क्लाइमेट को चेंज होते हुए किस तरीके की आपको परेशानी हो रही है आजकल काम करने में? अगर मैं बिहार के क्लाइमेट की बात करूं तो बिहार का क्लाइमेट भी काफ़ी बदल चुका है पिछले 50 साल में। अगर तापमान की बात करें तो 0.61 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ चुका है सिर्फ 50 साल में। अगर आगे प्रोजेक्शंस की बात करें, 2040 की बात करें तो ये तापमान लगभग 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। फिर ये बढ़ते हुए 2050 में लगभग 2 डिग्री के पास चला जाएगा और 2070 में ये तापमान 2.7 डिग्री के आसपास होगा, जो कि जनजीवन को और डिफरेंट सेक्टर्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। साथ ही साथ अगर हम
रेनफॉल की बात करें, क्योंकि वर्षा हम शुरू से देख रहे हैं, हमारा जो जनजीवन है, हमारी जो लाइवलीहुड है वो वर्षा पे निर्भर है, एग्रीकल्चर पे निर्भर है, और एग्रीकल्चर मोर और लेस अधिकतर जो है वर्षा पे निर्भर है। पिछले 50 साल में या आगे के 50 साल के लिए अगर हम लोग एनालिसिस करें तो ये देखने को मिला है कि वर्षा में कोई पैटर्न नहीं है, वो कभी बढ़ती है कभी घटती है। 10 साल के लिए किसी डिस्ट्रिक्ट में बढ़ती है, फिर अचानक से किसी एक ज़िले में कम हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए हमें कुछ लॉन्ग टर्म रिसर्च करना होगा, और उसके अनुकूलन कुछ जैसे एग्रीकल्चर में कुछ वैरायटीज़ डेवलप करनी होगी, लाइव स्टॉक है तो उसके लिए कुछ ऐसी वैरायटीज़ डेवलप करनी होगी जो वर्षा को भी झेल ले और बढ़ती हुई तापमान में भी अच्छे से प्रोडक्टिविटी दे। बिल्कुल। सचिन जी, एक सवाल हमारा ये है कि चूँकि पर्यावरण यानी कि क्लाइमेट चेंज को लेकर हम बात कर रहे हैं, ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि चूँकि जल और जंगल को बचाकर ही हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, उसे संतुलन बना सकते हैं। और इसमें अगर जवाबदेही की बात की जाए तो राज्य सरकार और जो पर्यावरण विभाग है इस पर किस तरह से काम कर रहा है ताकि जो नदियाँ हैं और जो वन क्षेत्र हैं पूर्ववत की स्थिति में उसे लाने की जवाबदेही उनकी जरूर बनती है। इस दिशा में किस तरह की जो पहले जो काम है वो तेज़ी से किए जा रहे हैं, जरूर इसके बारे में बताएं। आपने बिल्कुल सही कहा कि नदियों को और जल स्रोतों को और वनों को पूर्ववत स्थिति में लाने की ज़रूरत है, और इसके लिए सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार काफ़ी कार्य कर रही है, जिसमें कि जो महत्वपूर्ण है मैं उस पर प्रकाश डालूंगा। पहला है वृक्षारोपण का कार्य। वृक्षारोपण का कार्य बिहार सरकार काफ़ी ज़्यादा कर रही है, जिसमें बिहार सरकार ने टारगेट किया है कि प्रति वर्ष लगभग 2.5 करोड़ वृक्षों का रोपण किया जाएगा बिहार में। यह रोपण वानिकी मतलब वन क्षेत्रों में भी किया जाता है और वन के बाहर भी किया जाता है। क्योंकि बिहार के पास वन क्षेत्र काफ़ी कम है, लगभग 7.5% है, और जितना भी वन क्षेत्र है उसमें अभी वन है हमारे पास, लेकिन उसके क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ वृक्षारोपण उसमें किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम दूसरी ओर देखें तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का एक कंपोनेंट आता है, जो जंगल के बाहर का क्षेत्र है वहाँ पे हम लोग प्लांटेशन कर सकते हैं, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री है, रोड साइड प्लांटेशन है, ऑर्चर्ड डेवलपमेंट है, ये वाला कार्य कर सकते हैं। और ये कार्य सरकार बड़े ही अच्छे से कर भी रही है, वो हमें देखने के लिए भी मिलता है। चूँकि अभी सैपलिंग है, पेड़ों को बड़े होने में ज़्यादा समय लगता है, 4 से 5 साल का समय लगेगा, उसके बाद आपको बिहार में हरियाली दिखेगी। लेकिन ये प्रारंभ हो चुका है और हमें हरियाली दिख भी रही है। क्या बात है। हम आपके थोड़े से निजी जीवन के बारे में भी जानना चाहेंगे। जैसा कि आपने कहा कि आपने प्रारंभिक पढ़ाई अपने बिहार में ही की, तो इस फील्ड में आने का आपका क्या मकसद, मतलब क्या रुचि रही कि आपको ये सिर्फ यही फील्ड आपने चूज़ किया? एक्चुअली जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मैं वानिकी से ग्रेजुएशन किया था, तो उस समय मुझे इन्वायरमेंट के प्रति काफ़ी लगाव था। मैं इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी कुछ कार्य भी किया था अपने ग्रेजुएशन के समय में। साथ ही साथ मैं उस समय कार्बन क्रेडिट के लिए कार्य करना स्टार्ट किया था, और फॉरेस्ट सेक्टर में कार्बन क्रेडिट कैसे जनरेट करें इस पर काम किया, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैपेसिटी डिफरेंट ट्री स्पीसीज़ की कितनी होती है इस पर भी कार्य किया। तत्पश्चात मैं FRI यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पे मास्टर्स की, और उस दौरान मैं और भी मेरी रुचि जो है और भी इन्वायरमेंट की तरफ बढ़ी, और मैं क्लाइमेट चेंज पे कार्य करना पूरी तरह से शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मैं लगभग 4 साल तक भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो IFM भोपाल है वहाँ पे शोध के कार्यों में लगा रहा और क्लाइमेट चेंज पे काम किया, जिसमें कि CDM आता है, REDD+ आता है, क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी एंड एडेप्टेशन असेसमेंट आता है, इस पर कार्य किया। फिर मेरी जो PhD है वो भी क्लाइमेट चेंज पे ही है, तो मेरी रुचि लगातार क्लाइमेट चेंज पे बढ़ती जा रही है। आज मैं बिहार में भी क्लाइमेट चेंज पे ही कार्य कर रहा हूँ। जी, शशि जी, जिस प्रोजेक्ट पर आप काम करते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, पर्यावरण संतुलन को लेकर, वहाँ पर जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ जाती है जहाँ पर वन क्षेत्र हो, और वन क्षेत्र का जो दायरा है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और वहाँ पर रहने वाली अधिकांश जो जनजातियाँ होती हैं वो वहीं पर आश्रित होती है, उन्हीं पर आश्रित होती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की मुश्किल होती है यहाँ पर, और समाधान किस तरह निकाले जाते हैं ताकि वन क्षेत्र और वन जीव और वनों में रहने वाले जो लोग हैं, जनजातियाँ हैं, इन सब के बीच जो एक आपसी संतुलन है वो बना रहे। ये सवाल आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये जब मैं उत्तराखंड में भी था तो वनों पे काम किया था, बिहार में भी वन पे काम कर रहा हूँ, तो ये देखने को मिलता है कि जो वन के आसपास लोग रहते हैं वो वन पे निर्भर करते हैं। उनके पूर्वज भी वन पर निर्भर करते थे। हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन वन क्षेत्र सीमित है, वो लगातार जनसंख्या के साथ नहीं बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वन पे प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। लोग उससे कई तरह के सामान लाते हैं, वन उपज लाते हैं, जिससे वनों का दोहन हो रहा है।
इस परिस्थिति में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इस पे सोचना पड़ेगा। ये सोचने का विषय है। जैसे कि भारत सरकार का या बिहार सरकार का कुछ ऐसे मतलब इससे निपटने के लिए कुछ पहल है जो कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की तरफ है। उसमें क्या होता है कि कम्युनिटी सेंट्रिक मैनेजमेंट किया जाता है फॉरेस्ट का, जिसमें जो वन के संगठन है वो वन के सुरक्षा को संचालित करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, वन संरक्षण करते हैं, वन्य जीवों के संरक्षण में मदद करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। तो ऐसा कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाना पड़ेगा। साथ ही साथ एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट की तरफ हमें भी जाना पड़ेगा कि सस्टेनेबल हार्वेस्ट हो फॉरेस्ट के। हम फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ को समझाएं कि कितना हमें दोहन करना चाहिए, कितना कौन सा प्रोडक्ट फॉरेस्ट से लाना चाहिए, कौन से स्पीसीज़ को कलेक्ट करना चाहिए, उसके कौन से पार्ट को कलेक्ट करना चाहिए, कौन सा समय है कलेक्ट करने का, इस पे ट्रेन करना होगा। क्योंकि एक गैप आ चुका है। जो उनके पूर्वज थे वो बिल्कुल सही कलेक्शन करते थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज था। अब रिसोर्सेज कम होता जा रहा है, तो वो कंपटीशन की भावना से या फिर ज़्यादा कलेक्शन की भावना से, ज़्यादा पैसे कमाने की भावना से पूरा का पूरा दोहन कर लेते हैं। इस पे हमें थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। जब भी पर्यावरण संतुलन की हम बात करते हैं तो हमें ये भी समझ में आता है कि पर्यावरण को लेकर जो भी जानकारी होती है, और चूँकि भारतीय संस्कृति में ये परंपरा रही है कि इसके बारे में जो ज्ञान की परंपरा है भारतीय संस्कृति से ही आ रही है। मतलब कि चाहे ऋषि मुनि हो, जब पीछे उलट के देखते हैं इतिहास के पन्नों में तो कई तरह की जो जानकारियाँ हैं वो हमें मिलती है। लेकिन वर्तमान परिवेश की बात की जाए तो भौतिकवादी युग में भिन्नता बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जिस तरह से नए नए आविष्कार भी रोज़ाना हो रहे हैं, उसी तरफ मानव का जो जीवन है वो भी प्रभावित हो रहा है। इन सब के बीच पर्यावरण भी एक असंतुलन की जो स्थिति है वो इसमें हो गई है। इसे किस तरह से आप देखते हैं और कैसे इसका समाधान हो, जरूर बताएं इसके बारे में। आपने बिल्कुल सही कहा कि भौतिकवादी युग में विकास के दौर में पर्यावरण में काफ़ी असंतुलन आ चुका है। जब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, हम अपने इतिहास को देखेंगे तो भारतीय संस्कृति में प्राणियों की पूजा, वृक्षों की पूजा, नदियों की पूजा, पहाड़ों की पूजा होती थी। इसे एक विशेष मान्यता दिया गया था। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही अगर हम देखेंगे तो एक वट सावित्री का पूजा हुआ था जिसमें हम पेड़ की पूजा करते हैं, उस पेड़ को कभी नहीं काटते हैं। दूसरी ओर पीपल के वृक्ष को हम हर गुरुवार को या शनिवार को जल देते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं। वो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई करता है। कुछ नदी भी हैं, जैसे नदियों को गंगा माँ को माँ का स्तर दिया गया है, उसकी हम लगातार पूजा करते हैं। उसे हम कैसे बचाएं ये हमारी संस्कृति में है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से विकास के कारण या फिर अन्य कारणों की वजह से इनका कुछ दोहन हो रहा है और संतुलन बिगड़ रहा है। मैं मानता हूँ कि भौतिकवादी युग में यह एक बहुत बड़ी समस्या है। पर्यावरण के कंजर्वेशन के लिए हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ विकास की भी हमें उतनी ही ज़रूरत है। अगर मैं आज से कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 साल पहले चला जाऊं तो एक जल की समस्या आई थी, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, कि हम कौन से जल को पिए, कैसे पिए, क्योंकि धीरे धीरे जो भी कम्युनिटी वाटर सोर्सेज था उसका वाटर पॉल्यूट हो चुका था। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से वाटर प्योरीफायर आया, आज वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हर जगह आप देखेंगे वाटर प्योरीफायर हो रहा है। तो जो तकनीक है, जो साइंस है, हमें वो अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब हम उसे कैसे लें, इस पे हमें ये भी निर्भर करता है। जैसे कि अगर हम प्योरीफायर ही लगा लेते हैं, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, तो उसमें लगभग 75% पानी जो है वेस्ट हो जाता है। तो उस पानी को हम अपने स्तर से कैसे दोबारा उपयोग करें, ये सोचने का विषय है। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास भी हमारे साथ ज़रूरी है। इस परिप्रेक्ष्य में हमें क्या करना चाहिए, हमें पर्यावरण और विकास दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित करना चाहिए और दोनों का विकास ज़रूरी है। हम किसी एक को नहीं छोड़ सकते, विकास को नहीं छोड़ सकते और ना ही पर्यावरण को छोड़ सकते हैं। सही। इसके लिए जो इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जागरूकता की कमी। लोगों को लगता है कि मतलब काम तो हो ही रहा है, तो जागरूकता के लिए आप लोग क्या कदम उठाते हैं? जागरूकता के लिए हम मतलब भारत का काफ़ी महत्वपूर्ण पहल है जो कि लाइफ मिशन के नाम से जाना जाता है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसमें क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे 2021 में इंट्रोड्यूस किया था और इसमें 75 डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद इसे लॉन्च किया गया था। तो 75 डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं 7 अलग अलग थीम्स में। इसमें हर एक इंडिविजुअल की क्या जिम्मेदारी होगी
क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए काफ़ी अच्छे से वर्णित और उल्लेखित है। जैसे कि अगर हम बात करें तो उसका पहला ही थीम है सेव एनर्जी। सेव एनर्जी में है कि आप अगर इसमें छोटी छोटी एक्टिविटीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो आप अपने इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप अगर कार पुलिंग करते हैं तो इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ईवीज़ को, सीएनजी बसेस को प्रेफर करते हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। साथ ही साथ कई ऐसी एक्टिविटीज़ है जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट को आप डिस्कार्ड ना करें, उसको रीयूज़ करें, जितना हो सके प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। ये सब इंडिविजुअल लेवल पे है, लेकिन ये कंट्रीब्यूट करती है आपके पर्यावरण को संतुलित करने में और साफ करने में। बहुत लोगों को सर ये भी लगता है कि इतनी बड़ी आबादी है, उसे मेरे एक करने से क्या होगा, इतने लोग तो कर ही रहे। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये सवाल काफ़ी अच्छा है आपका। इसके लिए महात्मा गांधी जी का एक तथ्य है। उनका विचार था कि स्वयं में परिवर्तन लाना संसार की सबसे बड़ी सेवा। अगर कोई एक व्यक्ति बदलेगा तभी संसार बदलेगा। अगर हम अपने घर से शुरुआत करेंगे तभी हमारे मोहल्ले के सारे घर धीरे धीरे बदलेंगे। जैसे बिहार सरकार का काफ़ी पहल भी है कि सूखा कचरा, गीला कचरा वो अलग करके फेंकते हैं ताकि कचरों का जो लोड है शहर पे वो कम हो पाए, उसे अच्छे से डिग्रेड होने का समय मिले। साथ ही साथ और भी काफ़ी पहल है जिससे ये कार्य संभव किया जा सकता है। मैं एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक व्यक्ति के करने से क्या हो सकता है। अगर एक व्यक्ति जंगल लगाना एक पेड़ लगाए, एक व्यक्ति इको फ्रेंडली समाधानों को अपने जीवन में लाए, वो एक व्यक्ति क्यों ना 8,000 लोगों में से एक हो तो वो लगभग 20% इमिशन को कम करेगा वर्ल्ड वाइड। तो ये इको फ्रेंडली नेचर के साथ चलना, इको फ्रेंडली काम करना, ये काफ़ी व्यक्तिगत लेवल पे इम्पोर्टेंट है और ये ज़रूरी भी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और इस संबंध में जितना अधिक अवेयरनेस है लोगों में होनी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण की अगर हम बात करते हैं तो वो भी हमारे उतने ही अच्छे दोस्त हैं जितने अच्छे रिश्तेदार हमारे होते हैं, अपने करीबी दोस्त होते हैं, उन्हें भी अपने दोस्त की तरह माने। और यकीनन जैसा कि आपने कहा कि अगर एक पेड़ लगाते हैं तो आपसे भी कई लोग प्रेरणा लेंगे और वो भी हो सकता है कि आगे बढ़कर इस कदम में दिशा जो है उन्हें दिखे और वो भी अपने आसपास पेड़ पौधों को लगाएं और वातावरण की कहीं ना कहीं जो पर्यावरण में वो संतुलन बनाने का काम करेंगे। एक अहम सवाल ये भी हो जाता है शशि जी कि जिस जिले में, जिस बिहार स्टेट में हम रहते हैं, बिहार, यहाँ का जो क्लाइमेट चेंज है थोड़ा सा अजीब परिस्थिति बन जाती है। कभी साउथ बिहार में फ्लड की स्थिति देखी जाती है, बाढ़ की स्थिति जाती है, तो नॉर्थ बिहार में सुखाड़ की स्थिति हो जाती है। कभी कभी ये सिस्टम ठीक उल्टा भी हो जाता है। तो कैसे इस रिस्क को समझा जाए और कैसे ये होता है, इस तरह का आखिर क्यों? जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बताया कि बिहार में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो बिल्कुल क्लियर है। हमें दिख रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है पिछले 50 सालों से। अगले 50 सालों में भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, ये भी प्रोजेक्शंस है। और ये प्रोजेक्शन काफ़ी साइंटिफिक तरीके से निकाला गया है और हर लोग इस चीज़ को जानने लगेंगे धीरे धीरे। जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी रिस्क है, बढ़ता जा रहा है, तो हम लोगों ने इस चीज़ के लिए एक मल्टी हैज़ार्ड वल्नरेबिलिटी मैपिंग की है स्टेट की, जिसमें 4 मेजर रिस्क है। पहला रिस्क है ड्रॉट, फ्लड, देन कोल्ड वेव, हीट वेव, और 5वां हम लोग इंक्लूड करने जा रहे हैं लाइटनिंग को, क्योंकि लाइटनिंग की भी समस्या पिछले कुछ सालों में बढ़ती जा रही है। ये 5 रिस्क आपको बिहार के अधिकतर ज़िलों में मिलेंगे। पहले क्या होता था कि नॉर्थ बिहार के अधिकतर ज़िलों में फ्लड आता था, साउथ बिहार में सूखा होता था, ड्रॉट का सिचुएशन होता था। लेकिन अभी नॉर्थ बिहार के भी कुछ ज़िलों में ड्रॉट का सिचुएशन होने लगा है और साउथ बिहार के ज़िलों में फ्लड आने लगा है। तो ये रिस्क जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो रिस्क के जोनेशन को हमें रेगुलर स्टडी करना होगा कि रिस्क कहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, कैसे शिफ्ट कर रहा है, आगे क्या होगा, इस पे स्टडी करना होगा। इस चीज़ के लिए WRI इंडिया ने एक स्टडी भी की है जिसमें कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि कौन से ज़िले में कौन कौन सी रिस्क है। ये 4 या 5 जो रिस्क है मेजर बिहार के लिए, कौन से ज़िलों में, एक ज़िले में 4 रिस्क है, एक ज़िले में एक ही रिस्क है। ऐसा एक मैपिंग हम लोगों ने किया है जो मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ। बिहार में अक्सर बाढ़ की स्थिति जो देखी जाती है और वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है कि आज, और वो प्रिडिक्शन करना लोगों के लिए भी आजकल असंभव हो गया है, क्योंकि वो शायद अनुमान नहीं लगा पाते जो हमारे कृषि के लोग हैं। तो ऐसे कृषि के लोग, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से वो
मतलब आप जो उपज कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे सपोर्ट भी करेंगे? काटना एक समाधान नहीं है, आप तो कटाव तो बहुत तेज़ी से हो रहा है, शायद यही कारण बहुत बड़ा है बाढ़ की स्थिति का। तो ऐसे में रोकथाम के लिए क्या करने की आवश्यकता है? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि किस क्षेत्र में ज़्यादातर बाढ़ आ रही है। जब हम एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस क्षेत्र में ज़्यादातर बाढ़ आ रही है, लंबे समय तक पानी का जमाव होता है। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो हम लोग अभी दरभंगा गए थे। दरभंगा में हम लोगों ने देखा कई ऐसे ज़िले हैं, कई ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पे 8 से 9 महीने तक पानी का जमाव होता है। 9 महीने के लिए पानी का जमाव होना और 3 महीने के लिए बिना पानी के रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जीवन यापन उन लोगों का। एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट मैं इसका बताता हूँ कि वहाँ पे लोग बाइक या कार नहीं खरीदते हैं, वहाँ पे लोग बोट खरीदते हैं ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आउट द ईयर कर पाएँ। ये समस्या है बिहार। तो हमें हमारी जो जीवन यापन है, हमारी जो जीविका है, वो कृषि आधारित है। अब 9 महीने अगर बाढ़ रह रहा है तो हम कृषि नहीं कर पाएंगे। तो हमें हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कृषि से शिफ्ट करके अन्य चीज़ों पे लाना होगा, जैसे कि मछली पालन है, मखाना है, या फिर कुछ भी अन्य हो सकता है। ये तो मैं 9 महीने वाले की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ 3-4 महीने तक फ्लड रहता है, पानी का जमाव रहता है। मोकामा में टाल क्षेत्र है, खगड़िया में कदियरा है। तो वहाँ पे हमें शिफ्ट करना होगा, जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसी को शिफ्ट करना होगा। जैसे कि आप खगड़िया में देखेंगे केला की खेती की जाती है। केला काफ़ी बड़े पैमाने पर वहाँ पे उत्पाद किया जा सकता है और किया जाता भी है। तो ऐसे हमें शिफ्ट करना होगा। साथ ही साथ जैसे मोकामा का है, तो मोकामा में हम लोगों को एक बड़ी समस्या ये दिखाई दी थी कि उनका रबी क्रॉप हो जाता है। गेहूं की खेती करते हैं आमतौर पे, वो गेहूं की खेती उनकी अच्छी होती है, लेकिन खरीफ में कोई फसल नहीं ले पाते हैं। वो धान की तो बात ही नहीं कर सकते हैं हम लोग, मक्का भी नहीं ले पाते वो, जबकि मक्का काफ़ी हद तक पानी में प्रोडक्शन दे देता है। तो इस जगह पे हमें जो उनके पास 1 से 2 महीने या 3 महीने का समय बचता है, जो खेत खाली रहती है, उस समय दलहन की खेती करवाई जा सकती है। जब हम लोगों का ये सुझाव उनके पास गया तो उन्होंने कहा हमारे पास इरिगेशन की सुविधा नहीं है, हम कैसे करेंगे। तो फिर उसके लिए भी सरकार ने एक नया पहल किया है, जिसमें कि सोलर ट्री की स्थापना की जा रही है। सोलर ट्री खेत में लगाई जाएगी और वो सोलर ट्री सोलर पंपिंग के माध्यम से इरिगेशन की उपलब्धता प्राप्त करेगी। क्या बात है। और चूँकि सर अगर हम बात करें, चूँकि क्लाइमेट चेंज को लेकर हम बात कर रहे हैं, और ये चूँकि समस्या सिर्फ भारत की नहीं, पूरे देश भर की ग्लोबल तौर पर ये होती है, और कई तरह के समझौते भी होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उन्हीं में से एक समझौता की हम बात करना चाहेंगे। साल 2015 में एक पेरिस समझौता भी हुआ था, जिसके अंतर्गत ये प्रण लिया गया था तमाम देशों की तरफ से कि जो कार्बन का जो उत्सर्जन है उसे कम से कम कर, यानी कि नियंत्रित किया जा सके, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो कार्बन 1.5 डिग्री सेल्सियस तक उसका नियंत्रण किया जा सके, उससे आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, तो इस दिशा में जो समझौते हुए थे उसका क्या असर देखने को मिल रहा है, और इसमें चुनौतियाँ क्या हैं अभी आगे, जो इसके बारे में बताएं। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम अपने जो वैश्विक तापमान है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोकने की कोशिश करें, ताकि पर्यावरण में संतुलन बना रहे। इसके लिए जो अलग अलग देश हैं वो अपनी टारगेट्स को डिफ़ाइन कर रही हैं, जो कि जैसे कि भारत सरकार ने भी डिफ़ाइन किया है, और वो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, जिसमें कि वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कब तक कितना इमिशन को कम करना है। जैसे भारत सरकार ने कहा है कि 2030 तक वो 2005 के लेवल में लगभग 30% के GHG के इमिशन को कम करेंगे। ऐसे US गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 2025 तक ही 25 से 26% जो इमिशन है उसको कट कर लेंगे 2005 के लेवल पे। बेस ईयर उन्होंने 2005 को माना है। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा जिससे GHG के इमिशन को कम किया जा सके। साथ ही साथ ये जो समझौता है, इसमें जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। ये फिनेंशियल सपोर्ट होगा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए या फिर अन्य कार्यों के लिए, क्योंकि अभी हम विकसित हैं, हमारे यहाँ उत्सर्जन होगा, काफ़ी विकास के कार्य होने हैं, लेकिन अगर हम कुछ अच्छे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो ये जो इमिशन है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र होगी, साथ ही साथ मानवीय विकास के लिए, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ फंड्स भी मिलेगा। तो ये पहल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी
सार्थक साबित हो रहा है। जी, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार समझौते भी करती है ऋचा, कई तरह के काम किए जा रहे हैं और ताकि पर्यावरण में संतुलन बना रहे। अब बच गया है तो लोग समाज में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की आवश्यकता है। बिल्कुल, और ज़रूरत है कि हम और आप कितने उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि सिर्फ आगे वाला आदमी अपने कार्य को तो करे, लेकिन हम अपनी इंडल्जमेंट कितनी देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि सर अभी आपने कहा कि कृषि को लेके भी आपने जो बात कही कि लोगों को लगता है कि अब तो बाढ़ आ गया, अब क्या कर सकते हैं, पानी है। जितने भी सरकार की योजनाएं हों या फिर आप लोगों की मेहनत हो, अगर कृषि क्षेत्र से कोई भी अगर हमें सुन रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि अगर आप अपने क्रॉप को स्विच कर सकते हैं, आप अपने कृषि को, आप चाहें तो मखाना की खेती कर सकते हैं या फिर मछली पालन। सबसे मतलब बड़े उत्पादों में अभी बिहार में देखा जा रहा है, मछली पालन पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है। तो अगर कृषि के क्षेत्र में अगर कोई हमें सुन रहे हैं तो उनको लगना चाहिए कि अगर आप आसपास अगर बाढ़ की संभावनाएं हैं और आप पानी से घिरे हुए हैं तो आप अपने फसल को दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी सर अभी अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में आज भी बहुत बैलेंस की कमी है, तो क्या हम लोगों को जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है ताकि हम लोग थोड़ा सा स्टेबल हो सके अभी के वातावरण में? ऐसा क्या करने की ज़रूरत है? जैसा कि अगर हम बात करें शहरी क्षेत्र में बदलाव की, तो शहरी क्षेत्र में काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है। हम सुबह से बात करते हैं कि सुबह सुबह क्या बदलाव करनी चाहिए और रात में इवनिंग तक क्या बदलाव करना चाहिए। तो जैसे ही शुरुआत होती है सुबह की, तो हम देखते हैं कि आप लोग भी ये नोटिस करते होंगे कि वो कचरा की गाड़ी आती है, उसमें गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग फेंकने का एक एक बक्सा बना हुआ है, लेकिन हम ये पहल कभी अपने घर से स्टार्ट नहीं करते। तो ये ज़रूरी है कि हम उसमें गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग फेंकें, ताकि गीले कचरे से फिर खाद या फिर अन्य चीज़ों का निर्माण किया जा सके और जो लोड है कचरा का शहर पे वो कम किया जा सके। जैसे कि आप देखते होंगे पटना में काफ़ी धीरे धीरे लैंडफिल साइट होता जा रहा है, कचरों का पहाड़ बनता जा रहा है। तो उस पहाड़ को कैसे कम करें, इस पर जब तक इंडिविजुअल आदमी नहीं आएंगे, इंडिविजुअल लोग नहीं आएंगे कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, हम इसे कम करेंगे, तब तक ये करना थोड़ा मुश्किल है। सरकार अकेले करने में थोड़ी सी असक्षम है, क्योंकि इसमें लोगों का सहयोग चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम अपने दिन की तरफ। तो पानी का इस्तेमाल होता है हमारे घर में काफ़ी कुछ, तो पानी के इस्तेमाल को हमें, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ख़त्म कर दीजिए, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। जैसे कभी भी आप पानी पीते हैं तो आधा ग्लास पानी पी के ना छोड़ें, उस पानी को पूरा पिए या फिर थोड़ी देर रख लें, क्योंकि वो प्योरीफाइड वाटर है। वो आपके 100% पानी में से 25% है, 75% जो पानी है वो प्योरीफिकेशन के प्रोसेस में वेस्ट हो जाता है, उसे हमें बचाना है। और थोड़ा आगे बढ़े, हम ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें यथासंभव सरकारी बसों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो इमिशन है वो कम हो पाए। आगे और बढ़े, हम लोग कहीं भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमें दिन के समय बिजली का उपयोग ना करना चाहिए, बल्ब नहीं जलाना चाहिए दिन में। हाँ, फ़ैन यूज़ कर सकते हैं हम लोग। हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, अगर कोई ईवी यूज़ करता है, कोई सीएनजी यूज़ करता है, तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी सोचना चाहिए, हम शहर में रहते हैं, हमारे साथ के बिहार की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो लगभग 90% लोग गाँव में रहते हैं, तो उनके लिए बिजली की आपूर्ति कैसे हो पाए। तो दिन में कोई ऐसा एक टाइम बनाए या इवनिंग में कोई ऐसा एक टाइम बनाए जिस समय आप अपने सारे लाइट को ऑफ कर दें, कुछ आधे घंटे के लिए, ये संभव किया जा सकता है, ताकि बाकी के लोगों में बिजली की आपूर्ति की जाए। साथ ही साथ फिर हम और आगे बढ़ते हैं, इवनिंग में, रात में जितना हो सके आप कम CFL बल्ब या फिर इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का उपयोग करें, ताकि हम लोग बाकी के लोगों को बिजली की आपूर्ति करा पाए। कई तरह की बातें हमने विश्लेषण पर तौर पर आपसे सुना, और एक अहम सवाल ये भी बन जाता है जब शहरों की बात करते हैं, शहर या फिर गांव, मतलब कि कार्बन का जो उत्सर्जन है, एक मुख्य कह सकते हैं कि एजेंडा बना हुआ है प्रदूषण का। प्रदूषण तो होता ही, जलवायु परिवर्तन में भी बहुत बड़ा रोल है इसका, ये हम मानते हैं। सवाल ये है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो भी कार्बन उत्सर्जन होता है उसे रोकने के लिए जो नीतियाँ बनाई गई, यानी कि डीकार्बनाइजेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि अगर सिर्फ बिहार में अगर बात की जाए तो डीकार्बनाइजेशन होता है तो उसके क्या लाभ हैं, इसकी नीतियाँ क्या कुछ हैं सरकार की तरफ से तय की गई हैं, ज़रूर बताएं इसके बारे में। जैसे अगर बिहार की बात करें तो बिहार एक विकासशील राज्य है, ये विकास के पथ पे अभी चल रहा है और अभी हमें समय लगेगा, क्योंकि औद्योगिक विकास यहाँ नहीं हुआ है और
अगले 10 साल में या 5 साल में यहाँ पे औद्योगिक विकास होगी। और अभी की अगर बात करूँ मैं, तो लगभग 74 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस प्रति वर्ष बिहार से एमिशन होता है। अगर हम इतनी गैसेस को सिक्वेस्ट्रेट कर लेते हैं और आगे के लिए नई टेक्नोलॉजी और ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करते हैं, चाहे ये सिक्वेस्ट्रेशन का जो स्ट्रेटजी है ये हमें 2070 तक हासिल हो, लेकिन अगर हम ऐसी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हैं तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करने में काफ़ी मददगार होगा। ये जो पहल है बिहार से शुरुआत होगा, तो बिहार के आसपास के जो राज्य हैं वो भी इसे अडॉप्ट करेंगे, तो इनके एक्सपीरियंस से सीखने का काफ़ी कुछ मौका मिल जाएगा। अगर हम नीतियों की बात करें तो बिहार सरकार ने अभी ईवी पॉलिसी तैयार की है, रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी तैयार की है, और ये जो पॉलिसीज़ हैं अभी लगभग तैयार हैं, बस सरकारी इस पे मुहर लगना बाकी है, और ये भी मुझे लगता है काफ़ी जल्दी हो जाएगा, और फिर हम लोग इस पथ पर अग्रसर होंगे जो कि सतत विकास को काफ़ी प्रेरित करेगा। बिल्कुल। तो ये जलवायु परिवर्तन क्या और इसके क्या प्रभाव है, जनता को ज़रूर बताएं। जैसा अगर जलवायु परिवर्तन की बात करें तो मैं पहले भी बता रहा था कि बिहार में जलवायु परिवर्तन हो चुका है, लेकिन जानने की ये ज़रूरत है कि क्या हुआ है, कितना चेंजेस हुआ है हमारे देश में या फिर हमारे राज्य में। लंबे अवधि के लिए क्लाइमेट पैरामीटर्स में अगर कुछ चेंज होता है जो ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो हमें डेटा के रूप में मिल जाए, उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जैसे अगर 30 वर्ष के लिए, मिनिमम 30 वर्ष के लिए तापमान में, वर्षा में या ह्यूमिडिटी में कुछ भी बदलाव आता है जो सिग्निफिकेंट हो, तो उसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। अब ये होता कैसे? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसेस का वातावरण में या हमारे एटमॉस्फेयर में वृद्धि होना। अगर हम डेटा की बात करें, पिछले 50 से 70 सालों में CO2 और ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन लगभग डबल हो चुका है, जो कि अभी लगभग 421 पार्ट पर मिलियन है, जो काफ़ी घातक सिद्ध हो रहा है। CO2 और ग्रीन हाउस गैसेस का कार्य यही है कि वो आपके वातावरण को, एटमॉस्फेयर को गर्म करेगी। अगर CO2 इस वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में ना हो, तो हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, वो -14 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, जो कि जीवन को सपोर्ट नहीं करेगा। तो एक तरफ तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन एट द सेम टाइम इसका कंसंट्रेशन जो डबल हुआ वो घातक सिद्ध हो रहा है। जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा, अति सर्वत्र वर्जते, तो ये अति हो चुका है। अगर यहाँ पे हम लोग नहीं रुकेंगे तो विनाश की ओर जाएंगे, विकास की ओर नहीं जाएंगे। अब इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव हर चीज़ पे पड़ेगा। जो भी जीवन इस पृथ्वी पे है उस पे इस जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे अगर मैं एग्रीकल्चर का अभी मैं चर्चा किया था, तो कृषि के लिए, गेहूं के उत्पाद के लिए 18 से 22 डिग्री का टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम माना जाता है। माना जाता है कि इसमें हमारा गेहूं अच्छा होगा, लेकिन अगर ये टेम्परेचर 1 डिग्री भी बढ़ जाता है तो अचानक से प्रोडक्शन में गिरावट आ जाएगी। साइंटिफिक स्टडीज़ है कि अगर हार्वेस्टिंग के टाइम में 31 डिग्री टेम्परेचर चला गया तो प्रोडक्शन 50% डिक्लाइन कर जाएगा। जो गेहूं का दाना है उसका साइज़ काफ़ी कम हो जाएगा, उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट, जो पोषक तत्व हैं, वो ना के बराबर रह जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होंगी। फिर से फूड सिक्योरिटी के लिए हमें सोचना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट अभी क्यों है? क्योंकि अभी का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है, जितना अभी तक हम लोगों ने किया है पिछले 100 वर्षों में, वो मानिए तो अभी थ्रेशोल्ड के आसपास है। इससे अगर ज़्यादा होता है तो सडन डिक्लाइन होगा। अभी हम लोग थ्रेशोल्ड के पास हैं, और इससे थोड़ा भी ज़्यादा होता है तो किसी भी चीज़ में, प्रोडक्शन में या फिर क्रॉपिंग पैटर्न में सडन डिक्लाइन होगा। ये मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ। अगर दूसरे चीज़ों पे आते हैं, अब मनुष्य के हेल्थ पे आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग हेल्थ के लिए ही सारा कुछ कर रहे हैं। स्वस्थ व्यक्ति होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर जलवायु परिवर्तन होता है, रेनफॉल के पैटर्न में चेंज होता है या तापमान में वृद्धि होती है, तो डिफरेंट डिजीज़ेस को ग्रो करने के लिए ऑप्टिमम कंडीशन मिलेगा। अलग अलग बीमारियां ज़्यादा होंगी जो मनुष्य के हेल्थ पे प्रतिकूल प्रभाव डालेंगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो मलेरिया का मच्छर है, उसको ग्रो करने के लिए 30 डिग्री से
40 डिग्री या 38 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन ये दोनों जो टेम्परेचर है ये अब बहुत ज़्यादा ऐसा सिचुएशन मिल रहा है, ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिल रहा है भारत में। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 38 से 40 डिग्री का टेम्परेचर बहुत हो रहा है, साथ ही साथ बीच बीच में बारिश भी हो जा रही है। तो ये मॉस्किटोज़ बड़े आसानी से ग्रो करेंगे, तो केसेस बढ़ जाएगा। जी, ये समस्या आने वाली है। महत्वपूर्ण बात बताई। और ऋचा, मतलब कि पर्यावरण को अगर संतुलन बनाए रखना है, अगर हमें कुछ काम करना है तो कहीं ना कहीं तकनीकी पहलू पर भी हमें ध्यान देने की पूरी आवश्यकता है, बिल्कुल। तब सही तरीके से अवेयर होकर हम इसकी रक्षा कर पाएंगे। आप इस कार्यक्रम में और पर्यावरण संतुलन को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर जो जानकारियाँ दी, बहुत बहुत शुक्रिया सर कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का हमारा बिहार बयान का खास अंक आपको कैसा लगा? खत लिखकर हमें जरूर बताएं, और खत लिखने के लिए उठाएं कागज़ और कलम और लिखें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक रेडियो बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा email ID है director ddkpatna@gmail.com।